हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 6। इस पार्ट में हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले हमने 5 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसमें भी हमने 20-20 करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर पार्ट में कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी, आवश्यक रूप से लोकसभा सदस्य होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ये कथन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 102, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 25 वर्ष। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। ऑप्शन ए, हरित पत्र, ऑप्शन बी श्वेत पत्र, ऑप्शन सी पीत पुस्तिका, ऑप्शन डी नीली पुस्तिका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्वेत पत्र। इनमें से श्वेत पत्र जो कि भारत से संबंधित है वो एक आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 104, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर, ऑप्शन ए के एम मुंशी की रिपोर्ट पर, ऑप्शन सी टी कृष्णामाचारी की रिपोर्ट पर, ऑप्शन डी BC राय की रिपोर्ट पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 146 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 147 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149 के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 106, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 107, एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही के रूप में भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक को। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। ऑप्शन सी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष को। ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 109। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। ऑप्शन सी, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी, CAG का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। ये आपका सही आंसर है, लेकिन ये कथन गलत है। बाकी अगर ये देखा जाए उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। CAG का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी सही है। और ये गलत है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 110। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन ए, 18 वर्ष। ऑप्शन बी, 21 वर्ष। ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, महान्यायवादी। ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्री। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 112। संविधान का निम्न अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन ... जनगणना के आधार पर है। ऑप्शन ए, 1961 की जनगणना के आधार पर। ऑप्शन बी, 1971 की जनगणना के आधार पर। ऑप्शन सी, 1981 की जनगणना के आधार पर। ऑप्शन डी, 1991 की जनगणना के आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1981 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1981 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। नंबर 2 है, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में
संसद विधि बना सकती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 114। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी चुनाव आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 115। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 116। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10 व्यक्ति, ऑप्शन बी 15 व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 व्यक्ति, ऑप्शन डी 20 व्यक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12 व्यक्ति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। नंबर 2 है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। नंबर 3 है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोई भी नहीं। उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 119। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल, ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र होता है। संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। यह 12 बजे दिन में आरंभ होता है। इस दौरान संसद का कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए हुए मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ऑप्शन डी राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। आपको इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये भी सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है।
ऑप्शन बी आपका गलत है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, उसे वापस नहीं भेज सकती, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 6 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 5 पार्ट कराए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 7 में, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।